क्या यूक्रेन वॉर और इजराइल वॉर के बाद ताइवान वॉर की बारी है? अमेरिका की मानी जाए तो ताइवान की वॉर 2027 तक हो जाएगी। इससे भारत पर, हम लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? जितना इम्पैक्ट यूक्रेन और इजराइल वॉर से नहीं पड़ा, उससे कई गुना ज्यादा फर्क ताइवान वॉर से हम पर पड़ेगा। आगे आने वाले समय में हमारी मुश्किल और बढ़ेगी और इस मुश्किल का नाम है चाइना। आज हम शुरुआत करेंगे ताइवान की हिस्ट्री से। समझेंगे कि चाइना ताइवान से इतना ऑब्सेस क्यों है। ताइवान ने चाइना के इतने पास होते हुए भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बनाए रखा है, और देखेंगे कि भारत इससे क्या सीख सकता है। ताइवान चाइना के अंडर अप्रॉक्सीमेटली 1700s में आया था। उससे पहले वो चाइना से अलग था। चाइना ने यहाँ 200 साल राज किया और अप्रॉक्सीमेटली 1900 में जापान ने ताइवान को ऑक्यूपाई कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब तक जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं गिरे, तब तक जापान ताइवान को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद एलाइड पावर्स ने ताइवान चाइना को दे दिया। हम चाइना और इंडिया की पॉलिटिकल स्ट्रगल में सिमिलैरिटी को देखते हैं। भारत में एक टाइम पर मुगल राज कर रहे थे, फिर मुगल कमजोर हो गए और इस बड़े राज्य की जगह छोटे छोटे राज्य आ गए, जैसे बंगाल, अवध, मराठा, मैसूर। इन छोटे राज्यों में से एक सबसे ताकतवर बन गया, वो था मराठा, और मराठों ने पूरे देश पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया। इससे पहले वो ये पूरी तरह कर पाते, बाहरी ताकतों ने मराठों को दबा दिया। ये बाहरी ताकत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे ही 1900s में चाइना में किंग डायनेस्टी राज कर रही थी। वो कमजोर हो गए और इस बड़े राज्य की जगह छोटी छोटी ताकतें आ गई। इनमें से एक सबसे ताकतवर बन गई, वो थी क्योमिंटांग या KMT। और KMT ने पूरे चाइना पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना शुरू किया। इससे पहले वो ये पूरी तरह कर पाते, बाहरी ताकतों ने इंटरफेयर करना शुरू किया। भारत में बाहरी ताकतों मतलब अंग्रेजों ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया था। वो खुद भारत आए थे। चाइना में बाहरी ताकत यानी USSR ने इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस किया, मतलब वो खुद चाइना नहीं आए, पर KMT की ऑपोजिशन पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग, हथियार और ट्रेनिंग दिए। USSR मतलब रशिया का पुराना अवतार ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मदद अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए की थी। जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी KMT को हराने लगी तो KMT ताइवान भाग गई। KMT का उद्देश्य था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हटाकर चाइना वापस लेना, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ताकतवर होती गई और KMT को चाइना पर अटैक करने का अवसर ही नहीं मिला। इसलिए KMT ने चाइना पर अटैक करके उसको ऑक्यूपाई करने का सपना छोड़ दिया और ताइवान को ही अपना नया देश बना लिया। वैसे तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और KMT में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते थे, दोनों अपने लोगों पर जबरदस्ती करते, सेंसरशिप थी। पर एक बड़ा डिफरेंस था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को USSR से सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए KMT को अमेरिका का सपोर्ट मिलने लगा, क्योंकि अमेरिका कम्युनिज्म को खत्म नहीं तो कंट्रोल करना चाहता था। कुछ टाइम बाद USSR और चाइना के बीच डिफरेंसेस आ गए। अमेरिका ने इसमें मौका देखा और चाइना को अपनी तरफ करने का सोचा। इससे दुनिया में एक कम्युनिस्ट देश कम हो जाता। 1970s में अमेरिका ने चाइना के साथ रिलेशन सुधारने शुरू किए, पर चाइना की एक कंडीशन थी, ताइवान को चाइना का हिस्सा मानो। अमेरिका ने कहा कि समय के साथ जो भी एवोल्यूशन होगा वो अमेरिका को स्वीकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अमेरिका ने इनडायरेक्टली कहा कि अगर चाइना कम्युनिज्म से अलग हो जाए तो ताइवान ले सकता है। सब देश देख रहे थे कि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए ताइवान को सैक्रिफाइस कर दिया। उनको रियलाइज होने लगा कि अमेरिका उनका सपोर्ट तब तक करेगा जब तक अमेरिका को खुद फायदा है। जब ये फायदा नहीं रहेगा तो वो उनको सैक्रिफाइस कर देंगे। इससे अमेरिका की इमेज खराब हो रही थी। अमेरिका ने अपने इमेज को बचाने के लिए ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 पास किया। इसके अकॉर्डिंग चाइना और ताइवान एक हो सकते हैं अगर ताइवान इसके लिए पीसफुली मान जाए। अगर जंग हुई तो ये US के लिए कंसर्न की बात होगी। इसमें US ने कहीं नहीं कहा कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर देता है तो अमेरिका ताइवान की तरफ से लड़ेगा।
ताइवान के लिए ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ताइवान को रियलाइज हुआ कि उन्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ताइवान की इंडिपेंडेंस से अमेरिका को फायदा हो। इसके लिए ताइवान ने 2 स्टेप्स लिए। पहला, पॉलिटिकल डिफेंस। ताइवान ने अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी में बदलाव किया। उन्होंने डिक्टेटरशिप खत्म की और डेमोक्रेसी अपना ली। इस तरह एक तरफ थी डेमोक्रेटिक ताइवान और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट चाइना। अगर कम्युनिस्ट देश एक डेमोक्रेटिक देश पर अटैक कर दे और अमेरिका डेमोक्रेसी को बचाने ना आए तो अमेरिका की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। दूसरा, इकोनॉमिक डिफेंस। ये ताइवान का मास्टर स्ट्रोक था। ये सब मॉरिस चैंग से शुरू हुआ। वो यूएस की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में 25 साल काम कर चुके थे। इस समय में उन्होंने सेमीकंडक्टर बिजनेस के बारे में सब सीखा। उनको रियलाइज हुआ कि सेमीकंडक्टर चिप्स ही फ्यूचर है। वो सही थे। आज के टाइम ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में चिप्स यूज़ होते हैं। आने वाले टाइम में एआई रेवोल्यूशन हर फील्ड में आएगा। हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, डिफेंस में। ये एआई रेवोल्यूशन भी सेमीकंडक्टर चिप्स पर डिपेंडेंट है। 1980s में मॉरिस चैंग और ताइवान की गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया। उन्होंने ताइवान में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री शुरू की। इसमें मॉरिस चैंग अपने एक्सपीरियंस को लाए, ताइवान गवर्नमेंट 48% इन्वेस्टमेंट लाई और बाकी का 52% इन्वेस्टमेंट ताइवान के अमीर लोग लाए। उस टाइम सेमीकंडक्टर यूएस में भी बन रहे थे, पर ताइवान ने इस सेक्टर में रिसर्च किया। उन्होंने एडवांस चिप्स को कम कॉस्ट पर बनाया। एडवांस चिप्स का मतलब समझते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स पर छोटे छोटे स्विचेस होते हैं। जितने छोटे ये स्विच होंगे उतने ज़्यादा स्विच एक चिप पर फिट आएंगे। जिस चिप में ज़्यादा स्विचेस होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगा। आज के टाइम में 10 नैनोमीटर या उससे कम साइज का स्विच एडवांस कहा जाता है। अगले 2 साल में 10 नैनोमीटर साइज नॉर्मल हो जाएगा और 5 नैनोमीटर या उससे कम एडवांस कैटेगरी में आएगा। ताइवान ने एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स पर रिसर्च किया और उसे कम कॉस्ट में बनाना शुरू किया। धीरे धीरे कंपनीज ने खुद सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की जगह ये काम ताइवान को आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि ये उन्हें सस्ता पड़ता है। ताइवान इसमें एक मेजर प्लेयर बन गया। दुनिया की 65% सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं और दुनिया की 92% एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान में बनते हैं। ताइवान की बनाई हुई चिप्स चाइना भी इंपोर्ट करता है और यूएस भी। इनफैक्ट ताइवान चाइना से इंपोर्ट कम करता है और चाइना को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। हम चाइना को एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा। जहां ताइवान चाइना को चिप्स एक्सपोर्ट करता है, हम चाइना को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आयरन और कॉपर। चाइना की 17 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी ताइवान पर डिपेंडेंट है, इसलिए चाइना ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। यूएस की 27 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी भी ताइवान पर डिपेंडेंट है, इसलिए अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता भी है तो अमेरिका को अपनी खुद की इकोनॉमी बचाने के लिए ताइवान को बचाना पड़ेगा। ताइवान की इस स्ट्रैटेजी को सिलिकॉन शील्ड का नाम दिया गया है। अब ये सवाल उठता है कि अगर ये चिप्स इतने पावरफुल है, इकोनॉमी के लिए इतने ज़रूरी हैं, तो चाइना और यूएस इसे अपने देश में क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कोशिश की, पर ताइवान जैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगेगा। इसलिए उन्होंने ताइवान को ही उनके देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए कहा। चाइना में क्या हो रहा है इसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लाना तो मुश्किल है, पर यूएस में चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 पास किया। इसमें अमेरिका की गवर्नमेंट 50 बिलियन यूएस डॉलर की सब्सिडी दे रही है ताकि वो यूएस में चिप्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करे। ताइवान की कंपनी यूएस में 5 नैनोमीटर क्लास चिप बनाएगी। ये 2024 तक शुरू हो जाएगा। तो क्या इससे ताइवान की डिफेंस स्ट्रैटेजी कमजोर नहीं पड़ जाएगी? नहीं, क्योंकि ताइवान तब तक 3 नैनोमीटर क्लास चिप बनाने लगेगा और 2 नैनोमीटर क्लास चिप पर ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है। इसलिए ताइवान जब यूएस को 5 नैनोमीटर क्लास टेक्नोलॉजी देगा, तब तक ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी और ताइवान की इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। Why does China want Taiwan? अगर ताइवान चाइना के लिए इतना ज़रूरी है तो उसे ताइवान पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो यूएस के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ये क्यों कह रहे हैं कि 2027 तक चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा? इसके 2 कारण हैं। पहला,
चाइना जितना पावरफुल आज है उतना पावरफुल पहले कभी नहीं था, ना आगे होगा। पावरफुल सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं पर डेमोग्राफिक टर्म्स में भी। चाइना की पॉपुलेशन 2021 में पीक हो चुकी है। अब उनकी पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगी। चाइना की मीडियन एज 38 इयर्स है, मतलब आने वाले टाइम में चाइना में ओल्ड एज ग्रुप बढ़ेगा। आने वाले समय में अगर चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती भी है तब भी डेमोग्राफिकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। उनके देश में यूथ पावर नहीं होगी और यूथ पावर के बिना जंग जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे चाइना का ताइवान पर अटैक करने के चांसेस कम होंगे। इसलिए चाइना ताइवान पर जल्दी अटैक करेगा। दूसरा कारण, पावर फ्लेक्सिंग। देश की नेवी पावर फ्लेक्सिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेवी के थ्रू आप किसी दूसरी जगह जाकर अपनी ताकत दिखा सकते हो। जैसे 2023 इजराइल पैलेस्टीन वॉर में यूएस ने इजराइल के सपोर्ट में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास मेडिटरेनियन सी भेजा, या 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी नेवल शिप्स इंडियन ओशन भेजी। इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने भारत के सपोर्ट में अपनी सबमरीन्स को इंडियन ओशन में भेजा। चाइना भी ऐसी पावर फ्लेक्सिंग करना चाहता है। आज के टाइम पर चाइना की नेवी में यूएस की नेवी से ज्यादा शिप्स हैं। फिर भी चाइना यूएसए की नेवी को टक्कर नहीं दे पा रहा, क्योंकि यूएस ने चाइना को घेरा हुआ है। ये है यूएस की आइलैंड चेन पॉलिसी, मतलब चाइना का ओशन को एक्सेस आइलैंड्स की मदद से रोकना। ये आइलैंड्स हैं जापान, ryukyu आइलैंड्स, ताइवान, फिलीपींस और बोर्नियो। ये सारे यूएस के दोस्त हैं। यूएस चाइना की नेवी को यहीं रोक सकता है। चाइना को यूएस की ये स्ट्रैटेजी समझ में आती है, क्योंकि चाइना ने यही स्ट्रैटेजी भारत पर इस्तेमाल की। ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना ने भारत को घेरा हुआ है। चाइना थाईलैंड के क्राक किनाल पर है, म्यांमार के कोको आइलैंड्स और सितवे पर है, बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पर, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर, मालदीव्स में, पाकिस्तान के कराची और ग्वादार पर, और ईरान के साथ तो चाइना की अच्छी दोस्ती है ही। चाइना भारत की नेवी को कंट्रोल करने के लिए भारत को घेर रहा है। वापस आते हैं ताइवान पर। अगर चाइना ताइवान को कंट्रोल कर लेता है तो यूएस चाइना की नेवी को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। चाइना को ओशन का एक्सेस मिल जाएगा और वो यूएस के लेवल पर पहुंच जाएंगे। मतलब ताइवान पर अटैक होने के बहुत हाई चांसेस है। इससे भारत पर दो मेजर इम्पैक्ट पड़ेंगे। पहला, इंडो चाइना बॉर्डर। अपना ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करने के बाद चाइना का पूरा फोकस भारत पर आ जाएगा और वो इंडिया की बॉर्डर पर कुछ एडवेंचर करने का सोच सकते हैं। दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन चाइना के कंट्रोल में होगी। हमारी डिपेंडेंस चाइना पर और बढ़ जाएगी। गलवान में जब हमारे सोल्जर्स शहीद हुए तब हमने चाइना से इंपोर्ट कम करने की कोशिश की थी, पर ये बहुत मुश्किल साबित हुआ। अब चिप इंडस्ट्री लेने के बाद वो और पावरफुल हो जाएंगे। हम चाहकर भी चाइना से इंपोर्ट कम नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट चाइना अपनी बात मनवाने के लिए हमें एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स देने से मना कर सकता है, जैसे यूएस ने चाइना के साथ किया। ये दो चीज़ें भारत को बहुत मुश्किल में डाल देगी। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। एक लाइन ऑफ थॉट ये है कि भारत को ताइवान की मदद करनी चाहिए। अगर चाइना ताइवान पर अटैक करेगा अपना एरिया यानी ताइवान वापस लेने के लिए, तो भारत भी अपना एरिया यानी अक्साई चिन वापस लेने के लिए अटैक करेगा। इस सपोर्ट के एक्सचेंज में ताइवान भारत में भी सेमीकंडक्टर चिप्स इंडस्ट्री शुरू करे। इससे ताइवान को भी फायदा होगा और भारत को भी। इसके अलावा हमारे बिजनेस टाइकून्स जैसे अजीम प्रेमजी, अडानी को भी भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर फोकस करना चाहिए। टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल लेते हैं। टाटा ग्रुप डिलीवरी बिजनेस में आगे आ रहा है। एग्जाम्पल बिग बास्केट, टाटा 1mg ऐप एटसेट्रा। पर इससे डिलीवरी बॉयज की जॉब्स बढ़ेगी, प्रॉफिट इतना नहीं होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा प्रॉफिट होगा। माना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, पर ताइवान से बेहतर और चीप मैन पावर भारत में है। भारत की सरकार को भी ऐसे एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे ताइवान की गवर्नमेंट ने किया था। खुशी की बात यह है कि सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है।
फॉरेन कंपनीज को लाया जा रहा है। जरूरत है हमारी डोमेस्टिक कंपनीज आगे आए। ताइवान की कंपनी 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। US गवर्नमेंट 50 बिलियन US डॉलर सब्सिडी दे रही है, पर भारत की गवर्नमेंट सिर्फ 9 बिलियन US डॉलर सब्सिडी दे रही है। इतने कम इन्वेस्टमेंट से डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस इलेक्शन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी एक मुद्दा बने। जय मां भारती।